आज के मुख्य समाचार आपके लिए लाए हैं। आज की ताजा खबर जानिए आज की कुछ ब्रेकिंग न्यूज। यूएस के बाद क्या इजराइल ईरान जंग में होगी रूस की एंट्री? विदेश मंत्री अराक्ची करेंगे पुतिन से मुलाकात। ईरान में दिख रहा मौसाद की ब्लैक विडो का खौफ, अब तक इजराइल के 24 जासूस गिरफ्तार। 25 मिनट में 3 परमाणु ठिकाने तबाह, 7 बॉम्बर से ईरान पर बरसे बंकर बस्टर बॉम्ब। तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान, कहा उनकी गलती माफ। जयपुर में युवक ने पुलिस हिरासत में की खुदकुशी, 6 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। अखिलेश यादव ने सीएम जोगी से पूछा सवाल, क्या बीजेपी सरकार किसानों को? यूएस के बाद क्या ईरान इजराइल जंग में होगी रूस की एंट्री? विदेश मंत्री अराक्ची करेंगे पुतिन से मुलाकात। अमेरिका द्वारा ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर किए गए हमले के बाद अब पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते दिख रहे हैं। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने रविवार दोपहर मॉस्को रवाना हो रहे हैं। अराक्ची मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। अराक्ची ने ये जानकारी अमेरिका द्वारा ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों के कुछ घंटे बाद दी, जिससे ईरान इजराइल संघर्ष में अमेरिका की सीधी सैन्य एंट्री हुई है। अराक्ची ने कहा, रूस ईरान का मित्र है, हम हमेशा एक दूसरे से सलाह करते हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं आज दोपहर मॉस्को जा रहा हूं और कल सुबह रूसी राष्ट्रपति के साथ गंभीर वार्ता करूंगा। ये बयान उन्होंने इस्तांबुल में ओआईसी शिखर सम्मेलन के मौके पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। इस मुलाकात को लेकर अटकलें तेज है कि ईरान अब अमेरिका के खिलाफ राजनीतिक और सैन्य रणनीति में रूस का साथ ले सकता है, खासकर जब तब रूस पहले ही इजराइल की हालिया कार्रवाई को लेकर नाखुशी जता चुके हैं। ये भी अहम है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरोधी माने जाते हैं और ऐसे में पुतिन और खमेनी की नजदीकी अमेरिका के लिए एक नई कूटनीतिक चुनौती बन सकती है। ईरान में दिख रहा मौसाद की ब्लैक विडो का खौफ, अब तक इजराइल के 24 जासूस गिरफ्तार। इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष में अमेरिका के कूदने से तीसरा विश्व युद्ध भिड़ने की अटकलें लगाई जाने लगी है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन्स हमला को बढ़ा दिया है। ईरान पर हमला करने के लिए इजराइल ने एक नए हथियार का इस्तेमाल किया है। इजराइल ने अपनी खुफिया एजेंसी मौसाद की ब्लैक विडो को ईरान में तैनात किया है। मौसाद की ब्लैक विडो इतनी खतरनाक है कि जिसकी वजह से ईरान के कई न्यूक्लियर साइंटिस्टों ने और सेना के अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद से ही ईरान में ब्लैक विडो का खौफ साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। मौसाद की ब्लैक विडो के खौफ के कारण ईरान इजराइल के खुफिया एजेंसी मौसाद के एजेंटों को पकड़ने में जुटा हुआ है। तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की पुलिस ने बताया कि जारी कर लिया है, अब तक इजराइल के खुफिया एजेंसी से जुड़े 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो देश की छवि को खराब करने और इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। इजराइल की खुफिया एजेंसी मौसाद ने ईरान में अपनी खुफिया और सबसे दुस्साधारी मिशनों में से एक को अंजाम देने के लिए एक महिला एजेंट को तैनात किया। इस महिला एजेंट ने न सिर्फ दुश्मन देश में घुसपैठ की, बल्कि ईरान के सैन्य अधिकारियों और न्यूक्लियर साइंटिस्टों को बेहद करीब पहुंच गई है। इसके बाद अब ईरान और इजराइल के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो ईरान के अधिकारियों ने अपनी सुरक्षा को देखते हुए अपने ठिकाने बदल लिए हैं। लेकिन उनकी सारी गतिविधियों पर मौसाद की ब्लैक विडो कैथरीन पेरेज शेकेट की नजर है, जिसकी सटीक जानकारियां की वजह से इजराइल ने ईरान को कई टॉप सैन्य अधिकारियों और न्यूक्लियर साइंटिस्टों को बेहद आसानी से मार गिराया। 25 मिनट में 3 परमाणु ठिकाने तबाह, 7 बॉम्बर से ईरान पर बरसे बंकर बस्टर बॉम्ब। अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जरिए ईरान के 3 परमाणु ठिकाने फोड़े, नताज और इस्फहान को निशाना बनाया। अमेरिकी वायुसेना ने 25 मिनट में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। यूएस ने 7B-2 बॉम्बर से ईरान के इन जगहों पर 12 भारी बम गिराए। इस मिशन में अमेरिका के 125 के करीब फाइटर जेट भी शामिल थे। इस मिशन के बाद अमेरिकी वाइस चीफ ऑफ स्टाफ के
चेयरमैन जनरल डैन केन ने बताया कि स्टील्थ B-2 बॉम्बर्स ने ईरान को फोड़ा और नंताज परमाणु ठिकानों पर 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम गिराए। वहीं इस्फहान पर टोमाहाक क्रूज मिसाइल से हमला किया गया। अमेरिका ने इस ऑपरेशन में 14 बंकर बस्टर बम, 24 से अधिक टॉम टक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। जनरल डेन कैन ने बताया B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स ने मेजोरिस मेथ एयरबेस से उड़ान भरी। ये पूरा ऑपरेशन 18 घंटा का था, जिसमें कम्युनिकेशन का इस्तेमाल बहुत कम किया गया था ताकि ईरान को हमारी कार्रवाई की भनक तक ना लगे। इस ऑपरेशन को ईरान के परमाणु हथियारों के बुनियादी ढांचे की बुरी तरह से नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। आपको बता दें कि ये बहुत ही गोपनीय मिशन था और वाशिंगटन के बहुत कम लोग को इसकी जानकारी थी। उन्होंने कहा, ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी बमबारी के उद्देश्य सत्ता परिवर्तन करना नहीं है। अमेरिकी रक्षा प्रमुख ने कहा कि उनका देश युद्ध नहीं चाहता और उसने ईरानी सैनिकों या लोगों को निशाना नहीं बनाया। अमेरिका ने भारतीय समय अनुसार रविवार की सुबह 4:10 बजे ईरान पर हमले शुरू किए और 4:35 तक ईरानी हवाई क्षेत्र से बाहर निकल गए। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेक्सेट ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जो प्लानिंग की थी वो साहसिक और शानदार था। दुनिया ने अमेरिका का ताकत को देखा। जब राष्ट्रपति ट्रंप बोलते हैं तो दुनिया को सुननी चाहिए। धरती पर कोई दूसरा देश इस ऑपरेशन को अंजाम नहीं दे सकता था। तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान, कहा उनकी गलती माफ। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को ANI को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में कहा कि अब वो दोबारा कभी भी नीतीश कुमार को वापस महागठबंधन में नहीं लेंगे। ये बातें उन्होंने इस सवाल के जवाब में कही कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव आज भी गठबंधन में वापस स्वीकार कर लेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा, कभी नहीं, मेरे पिता है, मैं जानता हूँ किसी की एक गलती के बाद उसे माफ कर देना ठीक है, लेकिन अब उन्होंने वही गलती 2 बार की है तो उनकी माफी बनती नहीं। अब नीतीश कुमार जहां भी जाएंगे वो सिर्फ एक अतिरिक्त बोझ बनकर ही रह जाएंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ये पूछे जाने पर कि क्या आगामी बिहार चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में कोई विवाद है, पर कहा यह महागठबंधन का आंतरिक मामला है। ये अच्छा है। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार चुनाव में सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे हैं। वो नेता प्रतिपक्ष है। जहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रचार करने आते हैं। जितिन राम मांझी ने चिराग पासवान के बारे में क्या कहा? उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हमें नहीं लगता कि उनके बीच सब सटीक है, हमारा साथ भी ऐसा नहीं है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार के लोगों से पूछिए कि पेपर लीक सबसे ज्यादा कब हुआ करते थे, 2005 के बाद या उससे पहले। बिहार में एक भी परीक्षा का नाम बताइए जिसमें पेपर लीक ना हुए हो। पीएम मोदी से बेहतर कलाकार और झूठ बोलने वाला व्यक्ति इस देश में पैदा नहीं हुआ है। जयपुर में युवक ने पुलिस हिरासत में की खुदकुशी, 6 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। जयपुर में वाहन चोरी करते पकड़े गए एक युवक को सदर थाने में कथित तौर पर फंदा लगाकर आत्महत्या करने के मामले में 6 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर लिया गया है। पुलिस ने रविवार को ये जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि ये घटना शनिवार की शाम की है, जब सदर थाना पुलिस ने वाहन चुराने के प्रयास के आरोप में मनीष पांडे को हिरासत में लिया था। उसने बताया कि वो नशे की हालत में था और एक कमरे के पास बैठा था। पुलिस ने बताया कि जब पुलिसकर्मी अपने काम में व्यस्त थे तो पांडे ने एक कमरे में गया और कथित तौर पर फंदा लगा लिया। इस घटना के बाद पुलिस ने उसे अस्पताल ले जाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषणा किया। परिजनों ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए शवगृह के बाहर धरना दिए जाए, जिसके बाद पुलिस आयुक्त ने थानाधिकारी एवं 5 अन्य पुलिसकर्मियों को सदर थाने से हटा दिया। पुलिस ने बताया कि मामले की न्यायिक जांच कराई जाएगी। अखिलेश यादव ने सीएम जोगी से पूछा सवाल, क्या बीजेपी सरकार किसानों को? यूपी की भाजपा सरकार पर समाजवादी पार्टी वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। इसी कड़ी में एक बार फिर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सड़कों पर मक्का सुखाने की मजबूरी को असुरक्षित और खतरनाक करार देते हुए सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सवाल उठाया कि जब मुख्यमंत्री ने कृषि का
हवाई सर्वेक्षण किया तो क्या उन्हें सड़कों पर बिछी हुई ये मक्का पट्टी दिखाई नहीं दी? अखिलेश यादव ने अपने एक्स आधिकारिक अकाउंट से एक तस्वीर साझा है जिसमें सड़क पर मक्का सुखा रहे किसानों से बात कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा किसानों की समस्याओं को समझने में विफल रही है। हवाई सर्वेक्षण से हकीकरण का पता नहीं चलता। अखिलेश सरकार ने किसानों की इस मजबूरी को दूर करने और विशेष प्रबंध करने की अपील की ताकि यातायात सुरक्षित रहे और किसानों का जीवन खतरे से बचा रहे।